The coil span for the stator winding of an alternator, the coil span for the stator winding of an alternator is 120 degrees electrical. 120 degrees electrical. Find the cording factor. कॉर्डिंग फैक्टर का मतलब पिच फैक्टर या कॉइल स्पैन फैक्टर, सेम चीज. कॉर्डिंग CHORDING, कॉर्डिंग फैक्टर. कॉइल स्पैन 120 डिग्री है. इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैं डीसी वाला केस लेकर दिखा रहा हूं, डीसी जनरेटर्स वाला केस. इसमें अगर एक कॉइल थी ऐसी लगी हुई, एक बिल्कुल नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में, दूसरी बिल्कुल साउथ के इन्फ्लुएंस में, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिकल डिग्रीज कितने होते थे? 180 है. 180 दिखाई दे रहा सब लोगों को? अगर मान लीजिए 4 पोल लगे होते, एक कंडक्टर अगर यहां है और उसका कॉइल की दूसरी साइड जो है वो अगर यहां लगा रखी है, तब इनके बीच में इलेक्ट्रिकल डिग्रीज कितने हैं? 180. एक कंडक्टर अगर एक बार इस पोल के नीचे से निकलेगा, ये कंडक्टर अगर इस पोल के नीचे से पूरा निकल जाएगा, ये यहां एक देखो नॉर्थ और साउथ के बीच वाली जो एक्सिस है वो कहां है? इसमें यहां है. इसमें नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ के बीच की एक्सिस कहां है? इसमें यहां है, यहां है, यहां है, ऐसी है. ठीक है. मैकेनिकल डिग्री ये 90 डिग्री है, लेकिन इलेक्ट्रिकली ये 180 डिग्री है. कैसे? यहां पर मैकेनिकल 180 और इलेक्ट्रिकल 180 दोनों बराबर है. यहां पर एक बार न्यूट्रल एक्सिस से निकल के पूरे पोल के नीचे से निकल करके दोबारा न्यूट्रल एक्सिस पर जब पहुंचेगा, उतनी देर में इसमें एक हाफ साइकिल जनरेट हो जाएगी. ठीक. और न्यूट्रल एक्सिस से पूरे पोल के नीचे से निकल करके दोबारा जब न्यूट्रल एक्सिस पर पहुंचेगा तो दूसरी हाफ साइकिल जनरेट हो जाएगी. ये वाला काम यहां पर भी हो रहा है. न्यूट्रल एक्सिस से पूरे एक पोल के नीचे से निकल करके जब ये दूसरी न्यूट्रल एक्सिस पर पहुंचेगा, तब इसके अंदर एक साइकिल जनरेट हो चुकी है. फिर इस न्यूट्रल एक्सिस से इस पूरे साउथ पोल के नीचे से निकल करके जब यहां पर पहुंचेगा, तब उसके अंदर दूसरी साइकिल जनरेट हो गई है. ये वाली बात दूसरी है कि मैकेनिकली वो खाली आधा रोटेशन ही कर पाया है. इसका मतलब 180 डिग्री कर पाएगा मैकेनिकल, बट इलेक्ट्रिकली उसमें एक साइकिल जनरेट हो चुकी है. और ऐसी जब नॉर्थ और साउथ इनमें से भी जो क्रॉस कर जाएगा, तब इसके अंदर 2 हाफ साइकिल और जनरेट हो जाएंगी. तो यहां पर बेसिकली क्या हो गया कि 360 मैकेनिकल डिग्रीज इज इक्वल टू 720 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज. ये समझ रहे हो? यहां पर क्या हो गया है? 360 मैकेनिकल डिग्रीज, 360 डिग्री मैकेनिकल इज इक्वल टू 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल. 360 डिग्री मैकेनिकल इज इक्वल टू 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल. 720 क्यों है? वाई 720? क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स इसके अंदर 2 पेयर्स हैं. खाली एक पेयर अगर होता, एक जोड़ा अगर होता, ये 1 पेयर, 1 सिंगल पेयर, तो 360 डिग्री जनरेट हो रहा होता, 360 डिग्री. लेकिन यहां पर ऐसे ऐसे 2 पेयर्स हैं. तो इसका मतलब जितना भी थीटा मैकेनिकल है, थीटा मैकेनिकल इज इक्वल टू थीटा इलेक्ट्रिकल इंटू 2 नंबर ऑफ पोल्स. अगर P है, नंबर ऑफ पोल्स इज P, तो मल्टीप्लाइड बाय थीटा m मल्टीप्लाइड बाय थीटा m मल्टीप्लाइड बाय P बाय 2. ये हो गया पूरा. थीटा m मल्टीप्लाइड बाय P बाय 2 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इलेक्ट्रिकल डिग्रीज के बराबर निकल के आ जाएगा. अब मान लीजिए नंबर ऑफ पोल्स यहां पर 2 हैं, तो थीटा m बराबर थीटा ई हो गया. नंबर ऑफ पोल्स अगर 4 हैं तो 4 बाय 2 इज 2, तो थीटा m 360 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 720 मिल जाएगा. ठीक है. इस तरह से अगर यही आपने 4 पोल के बजाय 6 पोल लगा लिए या 8 पोल लगा लिए, तो इस तरह से और बढ़ता जाता है. क्लियर हो गया थीटा मैकेनिकल और थीटा इलेक्ट्रिकल के बीच में डिफरेंस. अब इसमें दे रखा है कि कॉइल स्पैन फैक्टर हमेशा इलेक्ट्रिकल डिग्रीज के अंदर नापा जाता है. इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, मैकेनिकल डिग्री से हमारा कोई लेना देना इसके अंदर है ही नहीं. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने जो एक साइकिल जनरेट करी थी उसके लिए उसने पूरा रेवोल्यूशन लगाया, कि हो सकता है इसके अंदर मान लीजिए 16 पोल थे,
16 पोल अगर थे, 16 पोल्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो यहां से लेकर यहां तक इतना पहुंच पाया और उसमें एक साइकिल जनरेट हो गई। तो वी आर बॉदर्ड अबाउट इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, इलेक्ट्रिकली उसने कितना ट्रैवल कर रखा है, मैकेनिकली से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल इसमें यह लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल कॉइल स्पैन इज 120 डिग्रीज, 120 डिग्री है, जबकि कॉइल स्पैन होना कितना चाहिए। यहां पर अगर एक नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में है तो दूसरा साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में है, इलेक्ट्रिकल डिग्रीज इसमें 180 है। अगर ये पूरा नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में है तो ये पूरा साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में, यहां पर भी कॉइल स्पैन पूरा 180 डिग्री है। लेकिन अगर इसके केस में आप इसको यहां रखने के बजाय थोड़ा सा पीछे कर दें, जिससे कि यहां पर 60 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज का फर्क पड़ जाए, 60 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, ठीक है, तब इन दैट केस ये वाली चीज हमने बता रखी है कि दिस इज 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। कॉइल स्पैन जो इसका है दैट इज 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए, बस बड़ा छोटा सा डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल डिग्रीज है, बस आपको खाली इससे मतलब है। मैकेनिकल डिग्रीज इसमें दे ही नहीं रखी होंगी क्वेश्चन में, लेने के और फायदा है। मैकेनिकल डिग्री जब दे ही नहीं रखी तो परेशान क्यों। 120 डिग्री दे रखा, कितना होना चाहिए था 180, तो कितना डिफरेंस हो गया 60, सो अल्फा इज 60। केसी कितना हो गया, केसी है केपी, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा बाय 2, इसका मतलब कॉस ऑफ 30 डिग्री, ये हो गया केसी की वैल्यू। ठीक, बड़ा आसान सा, इतना सा आपको करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट निकालिए, कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, केडी निकालना है, कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर अ 36 slot 4 pole single layer 3 phase winding, 36 slot 4 pole 3 phase single layer winding, 36 slots 4 pole single layer और 3 phase. So KD is equal to sine of m beta by 2 upon m sin beta by 2. अब देखो यहां पर क्या क्या है, पहले आप निकालते हैं n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, स्लॉट्स पर पोल, और m इज स्लॉट्स पर पोल पर फेज, m इज इक्वल टू स्लॉट्स पर पोल पर फेज, which is equal to n by number of phases. n की वैल्यू कितनी है 9, दैट्स करेक्ट। 9 समझ में आ रहा है सब लोगों को। टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स 36 हैं, टोटल नंबर ऑफ पोल्स जो है 4 है, स्लॉट्स पर पोल कितने हो गए 36 बाय 4 9। सो n इज इक्वल टू 36 बाय 9 इज इक्वल टू 4, 36 बाय 4, तो 36 बाय 4 बराबर 9 हो गया। तो दिस इज 9 स्लॉट्स पर पोल। अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितने फेज हैं 3 होते हैं, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 फेज हैं तो बराबर हो गया 3 स्लॉट्स पर पोल पर फेज। और बीटा क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय n, कितना हो गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9 20 डिग्री। m मिल गया, बीटा मिल गया, वैल्यूज रख दी, निकाल ली, दैट्स ऑल। बड़ी आसान चीज है। इसके न्यूमेरिकल्स बड़े आसान से हैं ऑल्टरनेटर के, खाली वैल्यूज आपको रखनी है और वैल्यूज रख के निकाल देनी है, इसमें कोई अकल लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि अकल वाले न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, वो नहीं है। ये पूरी मशीन्स में और पावर में भी, ये दोनों सब्जेक्ट्स जो इस सेमेस्टर में आपके कोर्स में है, उसके अंदर खाली वैल्यूज आपको प्लेस करनी है, आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। मैक्सिमम ये दे रखा होगा कि ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू निकलेगी, वो फॉर्मूले में लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू निकलेगी, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो आंसर निकल जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा, अकल लगाने वाली कोई चीज नहीं है, खाली फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं डीसी जनरेटर्स वाला एक केस, जरा सा छोटा सा केस आपको बता करके फिर इस वाले चीज पर आता हूं। डीसी जनरेटर में आपको एक चीज याद होगी कि मान लीजिए ये आर्मेचर है,
तो आर्मेचर में एक रेजिस्टेंस थी और फिर ये वो था, फील्ड तो हटा ही दीजिए, फील्ड से कोई मतलब ही नहीं है। ये मान लीजिए यहां पर आपको वोल्टेज मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज VL, यहां पर आपको लोड लगाना है। लोड किस तरह का होगा? रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड होगा, इसमें इंडक्टेंस का और कैपेसिटेंस का मतलब तो है नहीं, तो रेजिस्टिव लोड आपने लगा रखा है, इलेक्ट्रिकल लोड बेसिकली। दिस वाज RA, दिस वाज EG, दिस वाज VL, इसके अंदर करंट जा रही थी IA। तो हमारा पॉइंट क्या था, ये चीज ध्यान से सुनिए सब लोग, याद करिए वो चीज क्या है। EG, इसके अंदर 240 वोल्ट बने, जितना उसके अंदर बना वोल्टेज, दैट वाज जनरेटेड EMF विच इज 240 वोल्ट्स। अब लोड जब आपने यहां पे लगा रखा था, तो इस लोड की वजह से करंट इसके अंदर गई, मान लीजिए 10 एम्पियर, 11 एम्पियर मान लेते हैं, 11, 1 एम्पियर इधर जानी है, तो यहां पर करंट IA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। अब RA की वैल्यू अगर 1 ओम्स है, उल्टा कर देते हैं यार, यहां पर 9 एम्पियर कर देते हैं ना, जल्दी हो जाएगा, 9 एम्पियर कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं। अब देखो, अगर इस आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 1 ओम्स है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप हो रहा है? 10 वोल्ट्स। 10 वोल्ट सब लोगों को समझ में आ रहा है? जितनी इसके अंदर करंट जा रही है, दैट वाज 10 एम्पियर, 10 एम्पियर इसके अंदर जा रही थी, और ये 10 एम्पियर इस आर्मेचर रेजिस्टेंस 1 ओम्स की आर्मेचर रेजिस्टेंस के अंदर से होती निकल रही है। तो 10 वोल्ट का ड्रॉप 10 वोल्ट्स, V इक्वल टू IR होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली IARA इज इक्वल टू, ये बता रहा हूं, V इक्वल टू IR जनरल फॉर्मूला है, IARA इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। ये 10 वोल्ट का ड्रॉप इस आर्मेचर रेजिस्टेंस के अंदर हो गया, बचा कितना वोल्टेज? 230 वोल्ट्स, 230 वोल्ट। वो 230 वोल्ट आपको यहां पर मिलेगा, दिस इज 230 वोल्ट्स। सो दिस 10 वोल्ट्स इज बेसिकली अ लॉस, ये लॉस है। जितना वोल्टेज आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप है, लॉस है, जितना वोल्टेज आप नहीं चाहते कि उसके अंदर लॉस हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर लॉस हो रहा है, इसलिए आपको बाहर के जो वोल्टेज मिल रहा है रिड्यूस, कम हो गया। तो डीसी जनरेटर्स के अंदर खाली एक ही तरह का लॉस था, और वो कैसा था? रेजिस्टिव ड्रॉप, रेजिस्टेंस। डीसी के अंदर इंडक्टेंस जैसी चीज कोई नहीं होती, कैपेसिटेंस जैसी चीज कोई नहीं होती। क्यों? इंडक्टेंस क्या होती है उसके अंदर, क्या बन जाती है? इंडक्टेंस उसके अंदर क्या बन जाती है? इंडक्टेंस में अगर आप डी सप्लाई देंगे तो क्या बन जाती है? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अगर ये चीज का जवाब जितने लोग नहीं दे पा रहे हैं, उन लोगों को अपने फंडामेंटल दोबारा याद कर लेने चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर आपको सब ये सब फंडामेंटल जरूरी है। तो डीसी में इंडक्टेंस बन जाती है शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटेंस बन जाती है ओपन सर्किट। ठीक है, ये वाली चीज मैं इस टाइम इतने बता रहा हूं, बाकी सब याद कर लेना। तो 230 वोल्ट, ये बेसिकली ये समझ लो, ये रहा 230 और ये रहा 10, तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 240। क्लियर है? 230 और 10 कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन है, कोई एंगल वगैरह नहीं है। मतलब पॉइंट ये है कि अगर 230 ऐसा होता और 10 अगर ऐसा होता, तब ये 240 नहीं होता। अब अगर आप इसकी बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटर्स की, तो ऑल्टरनेटर्स में एसी फ्लो कर रही है, तो उसमें रेजिस्टिव ड्रॉप तो होगा ही, आर्मेचर रेजिस्टेंस वाला ड्रॉप। इसके अलावा 2 ड्रॉप्स और भी होते हैं, इंडक्टिव लॉसेस उसके अंदर और हो जाते हैं। और वो लॉसेस कौन कौन से होते हैं, वो वाली चीज देखिए। लॉसेस इन एन ऑल्टरनेटर। नंबर 1, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। बिकॉज ऑफ RA। दूसरा, लीकेज रिएक्टेंस, XL। और तीसरा है आर्मेचर रिएक्शन, XA। ये 3 तरह के ड्रॉप्स हो गए। आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप आप जानते हैं
रेजिस्टिव ड्रॉप होता है। रेजिस्टिव ड्रॉप होगा तो वो करंट के फेज में होगा कि करंट के क्वाड्रेचर में होगा कि लैग करेगा, लीड करेगा, क्या करेगा? रेजिस्टिव ड्रॉप करंट के फेज में होता है, ठीक है। रेजिस्टिव ड्रॉप जो है वो करंट के फेज में ही रहता है। रेजिस्टेंस में V अगर ये है तो I ये रहेगा। इंडक्टेंस के केस में V अगर ये है तो I ऐसा रहता है, और कैपेसिटेंस केस में V अगर ये है तो I 90 डिग्री लीड पे रहता है, ठीक है। तो इंडक्टेंस केस में क्वाड्रेचर ड्रॉप हो जाता है बेसिकली, I से I एक्सेल ड्रॉप इज बेसिकली क्वाड्रेचर ड्रॉप। रेफरेंस हमेशा वोल्टेज को ही माना जाता है, बिकॉज I कीप्स ऑन वेरिंग, I कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। वोल्टेज I कांस्टेंट वैल्यू है, वोल्टेज जिसकी आप वोल्टेज की कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। करंट कम ज्यादा हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द लोड। लोड कम ज्यादा अगर हो जाएगा तो लोड की वजह से करंट भी कम ज्यादा हो जाएगा। करंट इज वेरिएबल, वोल्टेज इज कांस्टेंट। लीकेज रिएक्टेंस क्या है? लीकेज रिएक्टेंस ये है कि जितना फ्लक्स उसके अंदर पहुंचना चाहिए था, रोटर में से जो फील्ड आपने लगा रखी है उस फील्ड में से जितना फ्लक्स निकल करके आर्मेचर के साथ में लिंक करना चाहिए था, जुड़ना चाहिए था, उतना नहीं जुड़ पाया। फ्रिंजिंग इफेक्ट्स, कोने से लीक कर गया। मान लीजिए ये है स्टेटर और ये है रोटर, इसमें एक पोल में बनाया था अलग से, ये वाला पोल है, इसमें से निकलता हो सारा फ्लक्स इसके अंदर लिंक कर जाना चाहिए था। कुछ फ्लक्स यहां से इधर 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 लीक कर गया, तो उसकी वजह से जितना वोल्टेज एक्स्ट्रा बनता उतना वोल्टेज बन ही नहीं पाया। तो बजाय ये कहने के कि हमने उतना वोल्टेज जनरेट ही नहीं कर पाए, वो कहने के बजाय हम ये मानते हैं कि जनरेट हमने पूरा किया था और इतना इसकी वजह से जितना वोल्टेज था दैट वाज अ ड्रॉप, उसको हम इस तरह मानते हैं, ठीक है। इट्स अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स, बजाय ये बोलने करके कि हमने उतना वोल्टेज जनरेट ही नहीं कर पाए, इसके बजाय कहते हैं हमने जनरेट पूरा किया था और उसमें से इतना वोल्टेज ड्रॉप की तरफ से चला गया। तो मान लीजिए इसके अंदर वोल्टेज टोटल बना था 240 वोल्ट्स, और ये जो फ्लक्स बह गया, वेस्ट हो गया, उस फ्लक्स की वजह से 5 वोल्ट और बन सकता था, 5 वोल्ट्स। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने जनरेट 240 वोल्ट्स किया और 5 वोल्ट्स जनरेट ही नहीं हो पाया, हम ये बोलेंगे कि जनरेट हुआ 245 वोल्ट्स और उसमें से 5 वोल्ट लॉस में चला गया। बाय द वे दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग, गलत है, क्योंकि ये जो लॉस है, दिस लॉस इज लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप एक्सेल, तो वो क्वाड्रेचर में आता है। एक्सेल वाला जो ड्रॉप है दैट इज इन क्वाड्रेचर, तो 240 और 245 आप कह नहीं सकते, 240 प्लस 5 इज नॉट 245, ये वाली चीज वो अभी क्लियर हो जाएगा कि कितना होगा उसका। आर्मेचर रिएक्शन, ये तीसरा ड्रॉप है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से 3 तरह के ड्रॉप होते हैं, अलग अलग तरह के, लेकिन बेसिकली एक्स से आप उसको मानते ये हैं कि इट इज इंडक्टिव ड्रॉप ओनली, इंडक्टिव ड्रॉप ही उसको मान के चलते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में डिटेल चीजें मैं और बताता हूं। इसके केस में ऑल्टरनेटर के साथ में आपने लोड कौन सा लगा रखा है, ऑल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में होगी कि किलोवाट में होगी? केवीए में होगी। आपको यह पता नहीं है कि लोड का पावर फैक्टर कितना है, आपको इतनी सारी पावर दे दी गई, अब उसमें लोड आप चाहें तो प्योरली रेजिस्टिव लोड लगा दीजिए, चाहे तो उसमें रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस लगा दीजिए, चाहे तो रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटेंस लगा दीजिए, चाहे तो RLC तीनों लगा दीजिए, डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। इसीलिए अब RL अगर मान लीजिए खाली रेजिस्टेंस लगाई होती तो VL अगर ये था तो IL की वैल्यू ये हो जाती, खाली रेजिस्टेंस अगर लगा रखी होती। तो अगर आपने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों लगा रखी होती तो VL अगर ये है तो IL की वैल्यू ऐसी हो जाती, और अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस लगा रखी होती तो VL अगर ये तो IL की वैल्यू ऐसी हो जाती, ठीक। ये 3 चीजें हो सकती थी, तो तीनों के हिसाब से उसकी जो वेरिएशन है वो चेंज हो जाएगा। तो 3 अलग अलग तरह के इसके अंदर परफॉर्मेंस हो सकते थे, ये VL है तो ये IL है। अब देखिए, अगर ये पहला वाला केस है रेजिस्टेंस वाला, तो रेजिस्टेंस के केस में IL इसके फेज में है। इन दैट केस जो ये जो ड्रॉप है IA इंटू RA, दैट ड्रॉप इज लाइक दिस, ये रहा IA RA।
ये रहा IaRa ड्रॉप, ये VL है। IXL इसके क्वाड्रेचर में होगा, बिल्कुल 90 डिग्री ऐसा, IA इंटू XL, और इसी के 90 डिग्री इसके और आगे, दैट विल बी IA इंटू XA। सो जनरेटेड EMF दैट इज E। अगर ये VL है, इंडक्टिव लोड अगर आपने लगा रखा है, तो लोड करंट जो होगी अगर इसके इतने डिग्री लैग में चल रही है, तो IRA ड्रॉप विल बी लाइक दिस, ये IARA। इसके क्वाड्रेचर में एग्जैक्टली 90 डिग्री पर ये हो गया IA इंटू XL, और इसी के आगे दैट इज IA इंटू XA। सो दिस इज E, ये E हो गया। ER, दिस इज नोन एज ER, इसे कहते हैं ER, ये बीच की चीज होती है। अभी समझाता हूं ER क्या होता है। इसमें इतना तो दिखाई दे ही रहा होगा कि ER क्या है, जो जितना टोटल जनरेट हुआ था उसमें से आर्मेचर रिएक्शन वाला लॉस आप हटा दीजिए, तब जितना बचा दैट इज ER, वो ER। और तीसरा केस इसके अंदर क्या हो गया कि अगर ये VL है और ये अगर IL है, तो ये रहा आपका IARA, ये IA इंटू XL, और ये IA इंटू XA। इसका मतलब यहां से यहां तक का दिस इज E, और यहां से लेकर के यहां तक का दिस इज ER। This is resistive load, this is inductive load, and this is capacitive load. इन दोनों केस में रेजिस्टिव केस में और इंडक्टिव केस में, दोनों के केस में जो जनरेटेड EMF है R और L, दोनों केस में E इज ग्रेटर देन VL। अगर RC आपने लगा रखा है, कैपेसिटिव वाला केस अगर आपने लगा रखा है, देन E कैन बी लेस देन और इक्वल टू VL। जितना वोल्टेज अंदर जनरेट हो रहा है उससे ज्यादा वोल्टेज आपको बाहर मिल रहा है। 240 वोल्ट जनरेट हुआ है, अंदर जितना वोल्टेज बना है दैट वोल्टेज इज 240 वोल्ट्स, बाहर आपको कितना मिल रहा है दैट इज 250 वोल्ट्स, तो 150 आपको बाहर मिल रहा है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लोड। अगर आप कैपेसिटिव टाइप लोड लगा देते हैं तो उसकी वजह से ये वाली चीज हो जाती है। ठीक है, ये आर्मेचर रिएक्शन के जो इफेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट्स क्या क्या है वो चीज देखिए। इस केस में आर्मेचर रिएक्शन के 3 तरह के इफेक्ट होते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन, प्रोमैग्नेटाइजेशन। अगर मान लीजिए एल टाइप लोड है, मान लीजिए प्योर इंडक्टेंस है, प्योर इंडक्टेंस, तो उसमें क्या होगा, जो फील्ड फ्लक्स है, मान लीजिए ये पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और फ्लक्स ये चल रहा है, ठीक, ये मेन फ्लक्स है, मेन फ्लक्स। तो अगर प्योर इंडक्टेंस अगर आप लगा देते तब क्या होगा कि जो आर्मेचर फ्लक्स बनेगा, आर्मेचर के अंदर जो फ्लक्स बनेगा दैट विल बी होल्ली डीमैग्नेटाइजिंग। इसके आउट ऑफ फेज चल रहा है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज चल रहा है। अगर आपने रेजिस्टेंस लगा दी है, रेजिस्टेंस लगी हुई है, खाली रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ऐसे केस में अगर ये मेन फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स, तो आर्मेचर फ्लक्स विल बी समथिंग लाइक दिस। मतलब क्या है, इस लैगिंग, ये आर्मेचर फ्लक्स जो है ये इससे थोड़ा थोड़ा लैग करता हुआ चल रहा है। तो उस केस मतलब बीच में ना तो बिल्कुल यहां पर है, और थर्ड केस अगर आप कैपेसिटेंस वाला भी देख लें तो कैपेसिटेंस में क्या हो रहा है, अगर ये मेन फ्लक्स चल रहा है तो आर्मेचर फ्लक्स चल रहा है ऐसा। ये तीसरा केस सबसे ज्यादा मजेदार है, और रेजिस्टेंस वाला ऑब्वियसली एल और सी के बीच का है, इस तरह समझ लो। तो कैपेसिटेंस वाले केस में क्या हो रहा है, आर्मेचर
के अंदर करंट जाने की वजह से आर्मेचर में करंट फ्लो हुआ, उसकी वजह से एक और फ्लक्स निकला। वो फ्लक्स मेन फ्लक्स के साथ साथ वर्क करता है। अगर मेन फ्लक्स बढ़ रहा है तो आर्मेचर फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, मेन फ्लक्स कम हो रहा है तो आर्मेचर फ्लक्स भी कम हो जाएगा। ये चीज हो रही है। तो बेसिकली क्या हो गया कि आप ये समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा फ्लक्स बनना शुरू हो गया। तो जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो जनरेट किस वजह से हो रहा है? फ्लक्स की वजह से जनरेट हो रहा है। फ्लक्स अगर ज्यादा होगा तो वोल्टेज ज्यादा जनरेट हो रहा है। तो मेन फ्लक्स की वैल्यू आपने एक तरह से और ज्यादा बढ़ा दी है। दो फ्लक्स वर्क करने शुरू हो गए, दो फ्लक्स अगर आने शुरू हो गए, इसका मतलब जनरेटेड ईएमएफ जितना था उससे ज्यादा आपको आउटपुट की तरफ से मिल रहा है। जनरेटेड ईएमएफ जितना है वो तो खाली मेन फ्लक्स की वजह से ही है, लेकिन ये जो आर्मेचर फ्लक्स और बनना शुरू हो गया, इसकी वजह से उसने जो आउटपुट में जो वोल्टेज दिया उस वोल्टेज की वैल्यू जनरेटेड वोल्टेज से भी ज्यादा हो गई। जितना अंदर जनरेट हो रहा था उससे ज्यादा बाहर जनरेट होना शुरू हो गया। इस तरह से ये आरएलसी पावर फैक्टर की वजह से, जो लोड है, लोड के पावर फैक्टर की वजह से इसका आउटपुट वोल्टेज वेरी कर जाता है। ये तो इंडक्टेंस के केस में तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। आप ये देख सकते हैं कि ई की वैल्यू इतनी है तो वीएल की वैल्यू इतनी कम रह गई। रेजिस्टेंस के केस में ई की वैल्यू इतनी है तो वीएल की वैल्यू कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कम नहीं है। दिस बिकॉज क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो रहा है इसके अंदर। लेकिन इस केस में अगर आप देख रहे हैं तो ई की वैल्यू इतनी है और वीएल की वैल्यू इसमें तो ऑलमोस्ट बराबर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप इसको रियल लाइफ वैल्यूज प्लॉट करें तो ऐसा भी हो सकता है कि ई की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन वीएल, वीएल की वैल्यू ई से ज्यादा हो जाए, इतना होना पॉसिबल है। तो दिस इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ये तीन तरह के आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट होते हैं, लैगिंग जीरो, लीडिंग जीरो एंड दैट्स इट। और ऑब्वियसली आप इसमें एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, तीनों में से किसी का भी अगर आप ले दें तो E इज इक्वल टू VL प्लस IA इंटू RA प्लस XL प्लस XA। ये अगर आप डीसी जनरेटर के इक्वेशन से अगर आप टैली करें तो उसमें क्या था? EG वॉज इक्वल टू VL प्लस IA इंटू RA। उसमें खाली एक ही तरह ड्रॉप हो रहा था, आर्मेचर रेजिस्टेंस वाला ड्रॉप। इसमें दो तरह के ड्रॉप और बढ़ गए थे, वो वाली चीज भी बढ़ गई। ये हो गया। अब देखो ये XA प्लस XL, XA प्लस XL, दिस इज नोन एज सिंक्रोनस रिएक्टेंस। This is known as synchronous reactance. So, RA plus J XA plus XL मतलब टोटल जो पूरी हो गई, this is will be known as synchronous impedance. ये synchronous impedance है which is known as ZS. This is known as XS. अगर ये ट्राइंगल अगर आप देखें, इस ट्राइंगल में दिस इज RA, दिस इज XL, दिस इज XA, तो इन दोनों का जो सम है दिस इज XS एंड दिस इज ZS, वेयर दिस इज द सिंक्रोनस इंपीडेंस एंगल थीटा S, सिंक्रोनस इंपीडेंस एंगल। जो XS और RA में जो पावर फैक्टर क्रिएट कर रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ थीटा S, तो ये ZS होगा। दिस इज सिंक्रोनस इंपीडेंस। सिंक्रोनस इंपीडेंस के पर बेस हमारी और आगे जाकर के और चीजें आएंगी, वो आपको और चीजें पता चल जाएंगी इसके अंदर।